Hello everyone. Hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Vivek Kumar. I am your social science teacher. I am here in front of you all on the platform of the GuruShishyaWebinar.com to share my knowledge and teach you social science of class 8. I hope you all will enjoy this session with me and learn in easy way. Now let us start the session, and today we will discuss about the topic the spread of modern education in India. तो आज हम देखने वाले हैं स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. ओके, तो इसके ऊपर अगर बात की जाए तो शुरुआत होती है, ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है. और मॉडर्न एजुकेशन जो आज हम लोग देख रहे हैं, आज की जो पद्धति है, जो एजुकेशन हम लोग गेन कर रहे हैं या आपको इम्पार्ट किया जा रहा है आपके स्कूल्स के द्वारा या कोचिंग क्लासेस के द्वारा, ट्यूटर के द्वारा, इवन जो मैं दे रहा हूँ, ये भी क्या हो रहा है, ये मॉडर्न एजुकेशन का पार्ट है. तो जो मॉडर्न एजुकेशन था वो उसका विस्तृत कैसे हुआ भारत में, तो कभी ना कभी तो किसी ना किसी चीज़ का शुरुआत होगी. तो अंजाम तो पता नहीं, आगाज देखते हैं. तो बिफोर, जब ब्रिटिश के आने से पहले तक ये जो था आपका एजुकेशन हमारे देश में जो थी वो पाठशाला पर, मदरसा और गुरुकुल में ही टॉट किया जा रहा था. इसका मतलब इस समय तक यहाँ ये जो बात हो रही है ना, ये शिक्षा जो है शुरू से ही महंगी मानी गई है. कारण क्या था? क्योंकि ये जो पाठशालाएं हुआ करती थी, चाहे जो गुरुकुल हुआ करता था या मदरसा जो हुआ करता था, ये यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ ही अलाउड थे, पहला बात. दूसरा चीज़ है कि पढ़ाई जो हुआ करती थी वो राजघराने के लोगों को, एरिस्टोक्रेट्स लोगों के लिए, किंग एंड देयर्स, प्रिंस उन लोगों के लिए हुआ करता था, ताकि वो अपने राजपाट को, किंग जो है अपना एम्पायर को अच्छे से चला सके. उसको घुड़सवारी, तीरंदाजी, जिसको आर्चरी भी कहते हैं, या और भी मतलब कि कूटनीति या पॉलिटिक्स जिसको आज राजनीति कह रहे हैं, तो तरह तरह का शिक्षा उनको दिया जाता था. तो ये बात तो आती है. पहले कुछ एक चीज़ें मैं ऐसे ही समझा देता हूँ. पाठशाला हुआ करते हैं, जैसे जिसको आज के भाषा में हम लोग प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं. और गुरुकुल जो हो गए आज के हिसाब से जो सीनियर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन जहाँ पर इम्पार्ट किया जाता है, ये पहले समय में वैसे ही चला करता था. पहले लोगों को मतलब मंत्रास, श्लोकास, ठीक है, इवन पहाड़ा, जैसे कि आज भी आप जानते हो, जैसे दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, ऐसे कुछ पढ़ाई चल रही थी. आज के समय की पद्धति नहीं थी पहले, ठीक है. इस समय तक मैंने अभी कहा कि हायर सेक्शन सोसाइटी, जो हायर सोसाइटी से जो बिलोंग करते थे, और मोस्टली बॉयज़, ये चीज़ को ध्यान में रखोगे, ये क्या हुआ करता था, उनको ही पढ़ाया जाता था. या तो घर पर कोई ट्यूटर या टीचर आकर के पढ़ा के जाया करते थे, या फिर गुरुकुल्स में स्पेशली कोई ट्यूटर होते थे किसी एक ये के लिए, उसको अवेल करते थे, वो फैसिलिटी अवेल किया जाता था. पीपल्स मेनली, जो खासकर जो बच्चे हुआ करते थे, जो राजघराने की बात मैंने कहा कि जो पढ़ाई थी पहले सबके लिए नहीं थी, ठीक है. तो ज़्यादातर उनको धार्मिक, ठीक है, धार्मिक कहानियां जो हैं वो श्लोकास, दोहा या चौपाई, है ना. आज भी आप जैसे दोहे सुनते होगे, या चौपाई होती हैं, श्लोकास होते हैं, या धर्म से रिलेटेड के बारे में, या फिर जैसे मैथोलॉजिकल बुक हमारा रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वो सारी चीज़ें दिया जाता था बच्चों को, वो पाठशाला तक और गुरुकुल तक. सब्जेक्ट कुछ एक जो थे, जो पर्शियन स्कूल्स जो थे, ठीक है, जिसको मख्ताब भी कहा जाता था, यहाँ मोस्टली जो सब्जेक्ट जो होती थी वो किस चीज़ को लेकर के होती थी, वो चीज़ क्लासिकल लैंग्वेजेस को लेकर के, ठीक है. क्लासिकल लैंग्वेज हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, या फिर मतलब खगोल शास्त्र या लिटरेचर, मेडिसिन, लॉ से रिलेटेड, या फिर पोइट्री, काव्य, फिलोसफी, ग्रामर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हुआ करती थी वो उस समय में ये जो नॉलेज जो हुआ करता था प्रोवाइड किया जाता था. फिर बात होती है किसकी, तो ब्रिटिश मोस्टली जो है वो प्रमोट करते थे, मतलब वो जो एजुकेशन जो प्रमोट कर रहे थे, कहाँ पर, जो प्रेसिडेंसी प्लेसेस थे, या फिर जहाँ सिटीज, जो शहर, जो डेवलप्ड इलाका हुआ करता था, या फिर जो प्रेसिडेंसी जो सिटीज थे, जो ब्रिटिश के द्वारा जो साम्राज्य फैलाया गया था, जो कॉलोनियल रूल जो चल रही थी, वहाँ पर ये लोग ज़्यादा मोस्टली इसके ऊपर में फोकस कर रहे थे. और इसके एजुकेशन देने के लिए वो क्रिश्चियन मिशनरीज चल रही थी. और अब बात होती है कि ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया, ये इसके पीछे का रीज़न या फिर मोटिव पूछा जाए कि मोटिव क्या था कि वो क्यों ये एजुकेशन, वो तो आए हमारे देश में, ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो स्टैब्लिश हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किए, फिर यहाँ पर रहने लगे, फिर कॉलोनियल रूल शुरू हो गया. कॉलोनियल रूल शुरू हुआ, जिस तरह धीरे धीरे करके प्रिंसली स्टेट्स को भी ये लोग क्या कैप्चर करते गए.
और तब तक तो जो चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी, पाठशाला या मदरसा या गुरुकुल और ये सारी चीज़ें जो पहले के समय में चल रही थी, मगर जब ब्रिटिश आया तो कुछ एक चेंजेस भी आया, ठीक है। कुछ एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ये चीज़ हमेशा याद रखोगे, हर सिक्के का दो पहलू होता है, कुछ हमें बेनिफिट भी मिला है तो कुछ हमें नुकसान भी हुआ है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इतिहास में पुराने समय में क्या हुआ था उसके ऊपर। तो ब्रिटिश मोस्टली प्रमोट कर रहे थे, कारण क्या था? कारण ये था कि वो जब यहाँ पर आए, यहाँ की भाषा वो नहीं जानते थे, वो यहाँ का भाषा न सीख कर यहाँ के लोगों को अपना भाषा सिखाने के ऊपर ज़्यादा फोकस किए। साथ ही साथ किसी को अगर यूरोप से, मतलब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो यूरोपियन कंट्रीज है, तो वो जब वहाँ के लोग जब यहाँ पर आकर के सर्वाइव करने लगे तो उसे क्या चाहिए था? अपने साथ कुछ सहकर्मी जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। अगर यूरोपियन अगर यहाँ आकर के काम कर रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है वो हायर सैलरी चार्ज कर रहा होता, मगर यहाँ पर ड्यू टू मैन पावर, इंडिया जो है मैन पावर वाइज, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ आबादी मतलब एक ढूंढो 10 मिलेंगे वैसी थी। तो जिस कारण से क्या हो रहे थे कि वहाँ के लोगों को यहाँ ना बुला करके यहाँ के लोगों को ट्रेन करके या फिर नॉलेज देकर या उसे सिखा पढ़ाकर वो क्लर्कियल जॉब को लेकर के मतलब वो प्रोवाइड करा करते थे, या फिर जो छोटे मोटे जो पियोन या बाकी जो नौकरियां हैं वो दिया करते थे, ताकि ये काम आसानी से कर सकते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ के लोगों के मानसिकता को समझ सकेंगे और इन पर कैसे राज करना, इस चीज़ को तभी जान सकेंगे जब तक यहाँ के इतिहास, यहाँ के भूगोल के बारे में जब तक वो ना जान जाए। तो कारण ये था। अब आते हैं यहाँ पर कारण क्यों जो था, जो मैंने अभी कहा, अब उसको मैं पॉइंट वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं वापस फिर से कहता हूँ कि इसे आप स्क्रीन को पॉज करके आप ये नोट्स जो है आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, रीजन या फिर मोटिव्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को ध्यान में रखोगे। और ये पॉइंट्स जो है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी पॉइंट्स जो हैं बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ मैंने मेन पॉइंट्स को कलेक्ट किया है, उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि एजुकेशन तो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, ठीक है, और ये वाइड स्प्रेड होता गया धीरे धीरे करके। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कन्वर्ट इंडियन टू क्रिश्चियनाइजिंग एंड सिविलाइजिंग द नेटिव्स। तो ये देखिए इसका फायदा क्या था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ आकर के यहाँ एजुकेशन को इम्पार्ट कराना या एजुकेशन को यहाँ शुरुआत करना, इसके पीछे का कारण क्या था? ये चाहते थे क्या कि यहाँ के जो इंडियंस है वो क्रिश्चियनिटीज को फॉलो करने लगे, साथ ही साथ क्या हो सके वो सिविलाइज हो जाए, ठीक है। जिस तरह यूरोपियंस का उठना बैठना, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, वो चीज़ वो धीरे धीरे करके इंडियंस भी सीखे, ताकि वो सिविलाइज सोसाइटी में वो जाए तो उसे भी अच्छा महसूस हो, ठीक है। फिर चीप सप्लाई ऑफ एजुकेटेड इंडियन टू वर्क एज अ क्लर्क। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर कि कॉस्ट कटिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में खासकर क्या हो रहा था कि यहाँ के लोगों को क्या किया जाता था, एजुकेशन इम्पार्ट कराया जाता, उसे सिखाया पढ़ाया जाता, ट्रेंड किया जाता, ताकि वो क्लर्कियल लेवल पर वो जॉब कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन पर में वो प्रशासनिक जो काम है वो कर सके। जैसा भी मैंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज से लोगों को यहाँ लाना और यहाँ लाकर जॉब देना, ऑब्वियस सी बात है वो सैलरी तो वहाँ के हिसाब से वो चार्ज करेगा। और यहाँ इंडियंस के केस में क्या था कि यहाँ इवन आज भी हम जानते हैं कि रुपीज़ और डॉलर में वो बराबर जो है वो बहुत दूर का अंतर है। तो सेम उसी तरीके से पौंड या स्टर्लिंग और इंडियन रुपीस में करेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होने के कारण क्या हुआ करता था कि इन लोगों को ये ज़्यादा सस्ता लगा, इंडियंस को वो इम्पार्ट करने लगे, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट की बात मैं कर रहा था, टू अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था लैंग्वेज बैरियर। ब्रिटिशर्स हमारे भाषा नहीं जानते थे, हम ब्रिटिशर्स की भाषा नहीं जानते थे, तो जिस कारण से वो हमारे भाषा ना सीखने के बजाय हमें अपना भाषा सिखाना ज़्यादा उसे आसान लगा। और क्या किया गया कि लोगों को क्या किया गया कि वो यहाँ के जो भी कस्टम्स को वो समझ सके, ताकि यहाँ सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कन्वेइंग, तो आइदर वो सिंबॉलिक तरीके से हम बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, या फिर वो थ्रू वर्ड्स के थ्रू। तो सिंबॉलिक जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो सिंबॉलिक आप जब इंटरेक्शन करते हैं तो वो मीनिंग जो क्या हो जाता है वो चेंज हो जाता है। तो खैर यहाँ पर बात हो रही थी शाब्दिक ये का, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा उन लोगों के बीच में, और वो लोग यहाँ के जो कस्टम्स को समझ सकेंगे, और साथ ही साथ यहाँ के लोग क्या होंगे, ब्रिटिश का लॉ को समझ सके, ताकि ये कॉलोनियल रूल जो है वो काफ़ी समय तक चलता रहे। ओके, बात आती है वारेन हेस्टिंग की। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान पे रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, वारेन हेस्टिंग के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था क्या, तो मदरसा स्टार्ट हुआ था।
ओके 1781 के समय में। कहां पर हुआ था? कोलकाता में। इवन दो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा होता है। और प्रमोट करना था क्या? तो पर्शियन एंड अरबिक स्टडीज को लेकर के। अभी मैंने शुरुआत दौर पे ये चीज कहा था कि पर्शियन के अंदर लैंग्वेज, पोइट्री और चाहे एस्ट्रोनॉमी, अलग अलग जो कोर्सेस वो कराए जा रहे थे। तो इस कारण से ये प्रमोट किया गया किसको? पर्शियन और अरबिक को, जिसको महताब भी कह रहे थे। ओके, बात आती है अब जोनाथन डनकैन की। तो ये इन्होंने शुरुआत किया क्या? तो बनारस में 1791 के वक्त में। कुछ एक बुक में आपको ये देखने को मिलेगा 1790 और 1791, आप दोनों कंसीडर कर सकते हैं। बनारस, जिसको आज बनारसी नाम से हम जानते हैं, ओके, यहां पर शुरुआत किया गया किस चीज का? तो संस्कृत स्कूल्स का, ताकि लोग वेदास को समझ सके, वेद, श्लोकास या चौपाई को, और हिंदू फिलॉसफी जो थी वो दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, और यहाँ के लॉज को समझ सके और भी बेहतर तरीके से। फिर इंडियन रिफॉर्मर्स, जो इंडिया के जो भारतीय मूल निवासी जो हुआ करते थे, जो समाज सुधारक थे, उनको भी ये चीज लगने लगा कि क्या कि एजुकेशन को आने देना चाहिए। ठीक है, कारण क्या था इसके पीछे? ताकि हम क्या कर सके? कॉप अप कर सके अपने, मतलब वो जो टाइम था उस समय का। तो इंडियन रिफॉर्मर बिलीव दैट टू कीप अप विद द टाइम, समय के साथ चलना है, पहली बात। दूसरी बात यह था क्या कि मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम को भी वो समझ सकेंगे, और जब मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम को समझ सकेंगे तो ब्रिटिश के पॉलिसीज को और ब्रिटिश के माइंड को वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, उनके स्ट्रैटेजी को समझ सकेंगे। ठीक है, और ये चीज लाया गया क्यों? क्योंकि ये स्प्रेड आउट हुआ, ताकि लोग, कारण और भी थे, रैशनल थिंकिंग भी होने लगे लोगों का, जिसे लिबरल या लिबरल थॉट भी कह सकते हैं, और लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर भी कंसीडर करने लगे। क्योंकि चूंकि हम जानते हैं जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास शुरुआत कहां से होती है? अंधविश्वास शुरुआत होती है अज्ञानता से। और जब हमें मॉडर्न एजुकेशन मिलेगा, तो जैसे आज हम लोग मॉडर्न एजुकेशन की अगर बात करूं, मैं बार बार मॉडर्न एजुकेशन कह रहा हूं, तो सिंपल भाषा में मैं यही चीज कह सकता हूं, जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं और सोशल साइंस पढ़ते हैं, ये तीनों जो है सब्जेक्ट, ये आपके अगर बात करूं तो ये मॉडर्न एजुकेशन के अंदर है। ठीक है, और जो एंग्लिसिस्ट लोग थे जो इसको प्रिफर कर रहे थे, और जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो प्रिफर कर रहे थे किस पर? तो यहाँ के लोगों को यहीं के नॉलेज को दिया जाए। जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिंदी, संस्कृत या इवन रीजनल लैंग्वेज पर आप पढ़ रहे होते हो, इवन इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस किया गया था किस समय में? तो ये चीज याद रखा जाए तो वो था आपका 1835, और ये हिस्ट्री में ये चीज याद रखोगे 1835 और 1853 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो चीजें हैं हमारे देश में ब्रिटिश के द्वारा, चाहे वो आपका अगर रेलवे की बात की जाए तो शुरुआत यहां समय में हुआ, या फिर टेक्सटाइल मिल का जो शुरुआत हुआ, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल का शुरुआत हुआ 1835 के समय में। आप पीएनटी की बात कर सकते हैं, जिसे पोस्ट एंड टेलीग्राम कह सकते हैं, तो पोस्टल सर्विसेज भी शुरुआत हुआ, टेलीग्राफ, इवन टेलीग्राम जो आज हम लेटर को समझ सकते हैं, या फिर टेलीग्राफ मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह जो हम देख रहे हैं, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो 1835 के वक्त में आई थी। इवन हमारा मॉडर्न एजुकेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट को भी कंसीडर किया गया था इसी वक्त में, 1835 के वक्त में। ओके, तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए, आप इसको और भी ये कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो बात हो रही थी किसकी? तो रैशनल थिंकिंग हो सके, जहां पर मैंने अभी रैशनल थिंकिंग की बात की, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात किया। जैसे कि आपको अगर याद होगा सती प्रथा, इवन सती प्रथा के लिए काफी ज्यादा जोर लगाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। इवन बहुत सारे ऐसे जो है अंधविश्वास जो हमारे द्वारा हमारे देश में जो चल रही थी, या फिर जो सोशल एविल्स जो चल रहे थे, इसके ऊपर ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा लगाम लगाया था। जिस तरह इवन सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, और ये तो खैर उनका अपना ये था, मगर वो खास ज्यादा ये नहीं किए यहाँ पर, क्योंकि उनको भी ये चीज समझ में आने लगा कि ये रिलीजियस मैटर है और सेंटिमेंटल मैटर है, इस मामले में ना ही कूदा जाए तो ज्यादा अच्छा है। वरना आपको याद होगा 1857 के वक्त में, रिवॉल्ट के वक्त में, यहां पर भी ये चीज आया था, वहां पर रिलीजियस फैक्टर भी कंसीडर किया गया था। ठीक है, तो खैर ये बात तो अपनी जगह पर है। और मॉडर्न एजुकेशन जो है, आपको क्या क्या आज जो हम लोग देख रहे होते हैं मॉडर्न एजुकेशन, अब इसकी शुरुआत के बारे में हम लोग देखेंगे कि बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो बिगिनिंग ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम, तो जो नया जो शिक्षा पद्धति की शुरुआत जो है, प्रणाली जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसके बारे में सीधा सिंपल भाषा में ये चीज कहा जा सकता है कि क्या हुआ 1813 में, मतलब 1813 में एक कार्टर मतलब कि घोषणा पत्र
ये किया गया, पास किया गया किंग के द्वारा। ठीक है, क्या था इसके अंदर, ये चीज मेंशन करा गया कि इट वाज डिसाइडेड दैट द कंपनी वुड एनुअली स्पेंड ₹1,00,000। ठीक है, इन इंडिया, ये चीज पे ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत देश में 1,00,000 रुपए खर्च करेगी। उस समय में 1,00,000 समझ लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय तक तो ठीक था। प्रॉब्लम यहां शुरुआत हुआ कि कुछ डिस्प्यूट शुरू हो गया, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, मतभेद शुरू हुआ। किस बात को लेकर के? खासकर कुछ लोग थे जो सपोर्टर्स थे किसके, तो इंडियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन के, और कुछ लोग ये थे सपोर्टर थे वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन के। तो इंडियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन एंड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो इस समय में ये मतभेद शुरू हो गया कि ये जो 1,00,000 अमाउंट है, 1,00,000 ये जो अमाउंट है ये स्पेंड किया जाएगा तो कौन से एजुकेशन, कौन से सिस्टम पर किया जाएगा, वो भारतीय प्रणाली पर या फिर जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी ये है स्टाइल है एजुकेशन उसके ऊपर। ठीक है, काफी समय तक बहस चलता रहा। 1813 ये चीज याद रखोगे, इंडिया में, अभी मैंने ये चीज भी समझाया था कि इंडिया में इंग्लिश सिस्टम एजुकेशन जो हुआ है वो शुरुआत हुआ है किस समय में, वो 1813 में। जो आज हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाले जितने स्कूल हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1813 के समय में। ठीक है, और ये कार्टर पास किया गया था, मतलब घोषणा जो हुई थी एक राजा के द्वारा या रानी के द्वारा कार्टर पास करना, मतलब कि वो एक तरीके से फरमान निकालना। ठीक है, तो इंडिया में शुरुआत किया जाएगा। इसके ऊपर स्टाइल जो थे 2 प्रकार के थे, आपस में मतभेद होने लगा कि ये किसके ऊपर खर्च की जाएगी क्या, और ये काफी समय तक चलता रहा। और इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो तो अलग चीज है, और इंग्लिश सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। मतलब इस समय तक 1813 से लेकर के ये 35 तक में, ये 20-25 सालों में लमसम इस समय तक क्या चला, तो इस समय तक जो हमारे देश के जो मैथोलॉजी या स्टोरी, रिलीजियस फिक्शियस बुक्स जो हुआ करते थे, या फिर फिलॉसफी, पोएट्री, ठीक है, म्यूजिक, इसके ऊपर पे ही ध्यान दी जा रही थी। और उस समय तक भी अभी भी बात वहीं पर थी, स्पेशली बॉयज, है ना, ये चीज को ध्यान रखोगे, स्पेशली बॉयज के लिए ये चीज चल रहा था। मगर समय बदला, लोगों का ख्याल भी बदला, जैसे जैसे एजुकेट हुए कहीं ना कहीं ये चीज बूम पर था, फायदा भी हमें मिला है। ठीक है, तो 1835 के वक्त में ये चीज डिसाइड किया गया कि इंग्लिश को भी इंक्लूड किया जाएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और इंडिया वुड बी इम्पार्टेड वेस्टर्न एजुकेशन, और इंडिया को वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो चीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे अभी मैंने एक रफली एक आइडिया दिया था ना, जिस तरह आप साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं और मैथ्स पढ़ते हैं, ये पार्ट किसका है, वेस्टर्न स्टाइल का है। ठीक है, और अगर बात की जाए जिस तरह आप लैंग्वेज पेपर पढ़ते हैं, लैंग्वेज मतलब कि आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, या फिर आप अपने रीजनल लैंग्वेज जो भी है, जैसे उर्दू है या फिर बंगला है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है, उस तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, ऐसे अलग अलग और भी भाषाएं जो भी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जो चल रही थी। ठीक है, तो वो भी सब्जेक्ट जो है आज भी, इवन आज भी आप देखते हो। ठीक है, ये दोनों चीजें मिलकर के चल रही, तो वेस्टर्न एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, और फाइनली रिजल्ट ये मिला कि इंडिया में भी क्या हो गए, ये जो स्प्रेड आउट, मतलब ये विस्तृत हो गया या फैल गया दूर दूर तक, अब लोग एजुकेशन के प्रति अब ध्यान देने लगे। तो बात यहाँ तक तो ठीक थी, शुरुआत ऐसे हुआ और कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, वरना हम आप यहाँ नहीं होते। ठीक है, और इवन जो पापा या मम्मी जो सर्विस दे रही हैं गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट सेक्टर में, आज हम लोग इतने डेवलप नहीं हो पाते, और आज हम लोग लिबरल या इतने रेडिकल सोच के नहीं हो पाते। खैर, तो ये सारी चीजें थी। अब हम लोग देखने वाले हैं इवोल्यूशन, मतलब इसका इवोल्यूशन, मतलब ये कैसे आया लोगों के बीच में, खासकर किसको लेकर के, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल को लेकर मैं अब समझाने जा रहा हूँ। तो इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, तो ये क्या है, इवोल्यूशन जो ब्रिटिश के द्वारा जो शिक्षा के लिए कुछ एक नीति लाई गई थी, जो शुरुआत कैसे हुआ इसके ऊपर हम लोगों ने देखा, अभी बिगिनिंग देखा, अब इवोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर 2 नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज पे ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात होती है किसकी, तो विलियम जॉन्स और साथ में कौन रहते हैं, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ये लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे हमारे देश के, हमारे
चाहे वो रिलीजियस टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या अर्थमेटिक्स हो या मेडिसिन हो, तो ये क्या किए यहाँ हमारे देश में आकर के ये संस्कृत और पर्शियन, मतलब कि पर्शियन भाषा पर इन्होंने क्या किया, मतलब काफ़ी मास्टरी, मतलब कि मास्टर्स ग्रैब किया, मास्टर्स कंप्लीट किए अपने पढ़ाई। और उसके बाद वो क्या करने लगे कि यहाँ के जो भाषा के जो भी किताब हुआ करते थे, जो भी अच्छे बुक हुआ करते थे, उसको वो लोग ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में, ताकि बाकी जो है ब्रिटिशर्स लोग भी उसको पढ़ सके, जान सके, इंडिया का जो हेरिटेज है इसके उसको रीडिस्कवर किया जा सके। तो यूं कहा जा सकता है कि संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके संस्कृत और पर्शियन को इंग्लिश में, टू नो अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो हेरिटेज की अगर बात की जाए, यहाँ जो विविधताएं भी बात होती है, या हमारा जो धरोहर है उसके ऊपर जितने भी किताबें हुआ करते थे ट्रांसलेट किया गया। हमारे कानून के जो कानून जो के किताब हुआ करते थे, दर्शन शास्त्र के लिए, मतलब फिलॉसफी के लिए, या फिर धार्मिक किताब हो, या फिर राजनीतिक, और अर्थमेटिक्स, इवन मैथमेटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो मैथमेटिक्स तो आप जानते हो कि जैसे कि हमारे देश में मैथ ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश के आने के बाद ही मैथ्स आया, मैथ्स हमारे देश में बहुत पहले से, ठीक है। बात यहाँ जैसे कि आप पढ़ते हो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ये कुछ जो ये है जिसको वो इंक्लूड किया गया है, ठीक है, इंक्लूड किया गया है वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ से। मेडिसिन के जितने भी बुक्स हुआ करते थे उसे क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया, और भी अलग अन्य जो भी विज्ञान के जो भी किताबें थे उसे वो ट्रांसलेट किए इंग्लिश में। तो अब विलियम जोन्स ने शुरुआत किया क्या, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में, और ये भी है इंपॉर्टेंट, ये 1784 में, ये एमसीक्यूज में आना ही आना है, ठीक है। तो विलियम जोन्स ने शुरुआत किया एशियाटिक सोसाइटी। तो ये सोसाइटी थी क्या, तो ये सोसाइटी की अगर बात किया जाए, जैसे मैंने कहा कि एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट लोग हुआ करते थे। तो जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो इंडियन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करते थे, इंडियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन पर, ठीक है, इसके ऊपर फोकस कर रहे थे, और वेस्टर्न एजुकेशन पर एंग्लिसिस्ट लोग फॉलो कर रहे थे। तो यहां पर बहुत बड़ा रोल था किनका, तो विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस का, जो कि वो यहाँ के मतलब कि संस्कृत और पर्शियन भाषा या अरबिक भाषा को सीख करके ट्रांसलेट किए, और वो फिर ट्रांसलेट किए किस पर, तो इंग्लिश में। और बाकी ताकि जब बाकी जो ब्रिटिशर्स लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो पढ़ते और कुछ जानते हैं हमारे देश के बारे में। और फिर अब यहाँ पर बात होती है किस चीज की, तो वही कार्टर, याद है ना, कार्टर के बारे में, जो कि शुरुआत किया गया था आपका 1813 के वक्त में। ये पास किया गया किनके द्वारा, ओरिएंटलिस्ट लोगों के द्वारा, क्योंकि इनका मानना था कि भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, धरोहर है, ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को है, ठीक है। तो जो यहाँ के के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे, और उनका मानना था कि इन लोगों के ऊपर अगर राज करना है या इनको समझना है, तो इनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं या इनके जो थिंकिंग है, इनके थॉट ऑफ वे ऑफ लिविंग या वे ऑफ थिंकिंग को समझने के लिए इनके जो रिचुअल्स या फिर फिलॉसफी या रिलीजन या पॉलिटिक्स या फिर अर्थमेटिक्स या मेडिसिन या लॉ, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शुरुआत हुआ किस चीज़ का, ओरिएंटलिस्ट ग्रुप्स लोगों का, जिनका मानना था कि भारतीय एजुकेशन जो है वो होगी बशर्ते इंग्लिश में। आज के लिए इतना ही, ओके। इसके जो रेस्ट पार्ट है हम पार्ट 2 में देखेंगे, ओके। पर आपके लिए अभी और भी बहुत कुछ है हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो देर न करें और अभी जाकर रजिस्टर करें हमारे thegurushishyawebinar.com पर। और अगर हाँ आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप वेबिनार चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें हमारे feedback@gurushishyawebinar.com पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।